हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। इसी तरह सिंसियरली आप लोग स्टडी करते रहिए। जितनी अच्छी से आप लोग समझेंगे सीखेंगे, मेरा एनर्जी उतना ही अधिक बूस्टअप होगा। ओके बच्चों, एक कॉमन सेंस की बात है जो आपको खुद सोचना है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर की स्टडी करा, उसमें क्या है, सेंटर एटम जितने टचिंग स्फीयर्स के कांटेक्ट में होता है, सेंटर एटम जितने सराउंडिंग स्फीयर्स के टचिंग में होता है, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। अब बताओ, अगर हम प्रेशर दें, प्रेशर सपोज करो एक सिलेंडर है, उसके अंदर एटम्स है, सिलेंडर के माउथ को हमने पिस्टन से बंद कर दी। अब हम पिस्टन पर क्या करें, प्रेशर एक्सर्ट करें। प्रेशर जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सराउंडिंग एटम सेंटर एटम के बोलो नजदीक आएगा या दूर जाएगा। मतलब प्रेशर को बढ़ा रहे, अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सराउंडिंग एटम्स सेंटर एटम के नजदीक आएगा या दूर जाएगा। जरा से खुद सोचो, ये कोई पढ़ लिख कर सीखने की बात नहीं, आप खुद अपने माइंड से सोचिए। अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, यस प्रेशर बढ़ा रहे हैं, तो सराउंडिंग एटम सेंटर एटम के नजदीक आएगा या दूर जाएगा, नजदीक आएगा। ये तो बात क्लियर है। और जब सराउंडिंग एटम सेंटर एटम के नजदीक आएगा तो वह सराउंडिंग एटम सेंटर एटम के टचिंग में आएगा। तो जितना अधिक प्रेशर आप अप्लाई करोगे, सराउंडिंग एटम उतना ज्यादा सेंटर एटम के टचिंग में आएगा। और ज्यादा एटम अगर टचिंग में आएगा तो सेंटर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा बच्चों, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो सराउंडिंग एटम सेंटर एटम के ज्यादा टचिंग में आ जाता है। तो टचिंग एटम्स का नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है। और टचिंग एटम का नंबर बढ़ा तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, बढ़ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि कोऑर्डिनेशन नंबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। आप जितना अधिक प्रेशर अप्लाई करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर उतना बढ़ेगा। तो प्रेशर बढ़ने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है। अब जरा सोचो, टेम्परेचर अगर हम दे तो क्या होगा। जब हम टेम्परेचर देंगे तो बोलो सराउंडिंग एटम सेंटर एटम के नजदीक आएगा कि दूर जाएगा। आप एनर्जी दे रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो सराउंडिंग एटम नजदीक आएगा कि दूर जाएगा, भागेगा। ऑब्वियसली क्या होगा बच्चों, सराउंडिंग एटम दूर जाएगा। इससे क्या होगा, जो स्फीयर टच में था, टेम्परेचर बढ़ाए तो वो एटम अब टच से हट गया। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो टचिंग स्फीयर्स का नंबर घटेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होगा बच्चों, घट जाएगा। सिंपल सोचना है एकदम अपना माइंड से। यस, प्रेशर अप्लाई किए तो क्या हुआ, प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सराउंडिंग एटम ज्यादा से ज्यादा सेंटर एटम के टच में आएगा। तो टचिंग एटम्स का नंबर बढ़ेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ गया। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सराउंडिंग एटम भागने लगेगा, जो टचिंग एटम्स था वो भी भागने लगा, टचिंग से हट गया। तो टचिंग एटम्स का नंबर घट गया तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी घट जाएगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। बट कोऑर्डिनेशन नंबर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर।
अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घट जाएगा। क्लियर हो गए ये टू कॉन्सेप्ट्स? बोलो, प्रेशर बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ेगा, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर घटेगा, क्योंकि टचिंग एटम्स का नंबर घट जाएगा। चलिए, ये क्लियर हो गया। इस पर आप अच्छा से, इस पर एक सवाल भी आएगा। ओके, अब हम लोग आते हैं वॉइड्स में, VOIDS वॉइड्स। इसी को आप इंटरस्टेशियल वॉइड्स भी कह सकते हैं, वॉइड्स या इंटरस्टेशियल वॉइड्स। वॉइड्स क्या होती है बच्चों? ये तो आप कई बार सुन चुके हैं। जब हम स्पेस को स्फेयर्स से पैक्ट करते हैं तो आफ्टर पैकिंग स्फेयर्स के बीच बीच में एम्प्टी स्पेस रह जाता है, वैकेंट स्पेस रह जाती है, खाली स्पेस रह जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? वॉइड्स। क्लियर है? क्लियर? अब क्या है, जैसे ये सोचो मिठाई का डब्बा है, आप गए स्वीट्स कॉर्नर, एक मिठाई का डब्बा आपने लिया और इसमें बड़ा बड़ा लड्डू को पैक कर दिया। क्या है बच्चों? ये लड्डू। ठीक, इस डब्बे में, डब्बा पहले खाली था, खाली जगह था, उस डब्बे की खाली जगह को आपने लड्डू से क्या किया? पैक कर दिया, पैकिंग हो गई। लेकिन क्या ये लड्डू डब्बे के समुचित जगह को ढक पाया, ऑक्युपाई कर पाया? नहीं ना। इसका मतलब यह 100% हम इस डब्बे को एक जगह का ऑक्युपाई नहीं कर पाए। ये देखो वॉइड्स बच गया यहाँ, वॉइड्स 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 रह गया। यही एम्प्टी स्पेस बच गया। यही एम्प्टी स्पेस हमारा क्या कहलाया बच्चों? वॉइड्स। इसी को हम लोग इंटर पार्टिकल स्पेस भी बोलते हैं। पार्टिकल के बीच का खाली जगह हो गया, ये एम्प्टी स्पेस हो गया, वैकेंट स्पेस हो गया। यही हमारा क्या हो गया बच्चों? वॉइड्स। चलिए, क्लियर है? क्या क्या लिखा हुआ है? दी एम्प्टी स्पेस या वैकेंट स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इन अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड वॉइड्स। जब हम पार्टिकल से, स्फेयर से स्पेस को पैकिंग करते हैं तो पैकिंग के बाद जो एम्प्टी स्पेस रह जाता है वही कहलाता है वॉइड्स। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। टाइप्स ऑफ वॉइड्स। वॉइड्स की कई टाइप्स होती है। 1D वॉइड्स होती है, 2D वॉइड्स होती है, 3D वॉइड्स होती है। तो 1D जो वॉइड्स होगा उसका शेप होगा लीनियर। लीनियर मतलब ऐसा, वन डायरेक्शन में, तो 1D वॉइड्स हुआ लीनियर। 2D वॉइड्स का शेप होता है ट्रायंगुलर। देखो 2D, 2 डायमेंशनल वॉइड्स ट्रायंगुलर वॉइड्स कहलाता है। और जो 3D होता है, 3 डायमेंशनल वॉइड्स कई टाइप्स की होती है। जैसे टेट्राहेड्रल वॉइड्स 3D वॉइड्स होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 3D वॉइड्स होती है, क्यूबिकल वॉइड्स 3D वॉइड्स होती है, क्यूबनुमा वॉइड्स जिसके अंतर्गत आप कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, लाइक सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ये सब आप उसका क्यूबिकल वॉइड्स का एग्जांपल ले सकते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। अब हम आपको इन सभी वॉइड्स का रेडियस रेशियो को कैलकुलेट करने वाले हैं। रेडियस रेशियो मतलब ये रेडियस ऑफ वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल टू व्हाट?
व्हाइट का रेडियस अपॉन स्फीयर का रेडियस इक्वल टू व्हाट, ये हमें कैलकुलेट करना है अर्थात जानना है। और ये ध्यान रहे, ये जो रेडियस रेशियो कैलकुलेट होगा वो केवल आयोनिक कंपाउंड्स के लिए ही कैलकुलेट होगा, जिसमें आयंस होगा, कैटायन और एनायन, लाइक NaCl, Na+, Cl-। तो रेडियस रेशियो की गणना हम लोग करते हैं किस कंपाउंड के लिए? आयोनिक कंपाउंड्स के लिए, क्योंकि उसमें कैटायन भी होती है और एनायंस भी होती है। ये क्लियर है? अब समझ में ये आना चाहिए, यहां रेडियस ऑफ व्हाइट अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, तो एक्चुअली क्या होता है, जो एटम बिगर होता है, बड़ा साइज का, वो पैकिंग में भाग लेता है, और जो एटम स्मॉलर होता है यानी छोटा साइज का, वही वाइड को ऑक्युपाई करता है, यानी वो वाइड में रहता है। जैसे ये लड्डू है, लड्डू तो बड़ा साइज का होता है, उससे आपने जो कोई डब्बे को क्या किया, पैक कर दिया, क्योंकि ये बड़ा साइज वाला एटम है। तो बड़ा साइज वाला एटम से आपने डब्बे को क्या किया, पैक कर दिया। अब पैकिंग के बाद क्या बन गया, व्हाइट तो छोटा होता है, उसमें तो छोटा एटम रहेगा, व्हाइट को तो छोटा एटम ही ऑक्युपाई करेगा, इसमें तो लड्डू नहीं हटेगा ना व्हाइट में। तो आपने लड्डू से क्या किया, इस डब्बे को पैक किया। तो लड्डू बड़ा साइज का है, तो जो बड़ा साइज एटम होता है उससे हम लोग पैकिंग करते हैं, जैसे यहां लड्डू से पैकिंग किया। अब यहां व्हाइट में कौन रहता है, व्हाइट में बुनिया रहेगा, बुनिया समझते हो, छोड़ो बुनिया, चना समझते हो, चना छोटा होता है, सोचो इस व्हाइट में टप से चना गिरा दिए, टप से चना गिरा दिए, टप से चना 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 चना, इस तरह से। तो व्हाइट में तो वही रहेगा जिसका साइज छोटा होगा, जिसका रेडियस छोटा होगा, उस व्हाइट में वो रहेगा। तो पैकिंग कौन करता है, व्हाइट में कौन रहता है, ये पहले मेमोरी में लाओ। तो बिगर एटम पैकिंग में इन्वॉल्व होती है, और स्मॉलर एटम व्हाइट को ऑक्युपाई करता है, व्हाइट को ढकता है, व्हाइट को छेदता है। तो जनरली क्या होता है, जो एनायन होता है, जिस पर माइनस चार्ज होती है, माइनस चार्ज, एनायन का साइज कंपैरेटिवली बड़ा होता है, इसलिए एनायन जनरली क्या होगा, पैकिंग में भाग लेगा। और जो कैटायन होता है प्लस चार्ज वाला, उसका साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसलिए जनरली व्हाइट को ऑक्युपाई करता है कौन बच्चों, कैटायन। व्हाइट में जनरली कौन रहता है, कैटायन। क्यों, तो बोलना है आंसर, क्योंकि कैटायन का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है, इसलिए व्हाइट को ढकने वाला आयन हुआ कैटायन, और पैकिंग करने वाला आयन हुआ एनायन। एनायन कंपैरेटिवली बिगर साइज की होती है। चलिए ये बात क्लियर हो गया। ये हो गया आपका एनायन, लड्डू एनायन हो गया। और ये जो चना है या बुनिया मान लें, ये हो गया आपका कैटायन, प्लस 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 प्लस, इस तरह से होगा। तो इस तरह से जब हम निकालेंगे रेडियस रेशियो व्हाइट का, तो रेडियस ऑफ व्हाइट अपॉन रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक। तो इस व्हाइट में कौन रहेगा, कैटायन, इसलिए आर व्हाइट को हम लिख सकते हैं आर प्लस, यानी रेडियस ऑफ कैटायन। जहां भी आर व्हाइट होगा हम वहां लिखेंगे आर प्लस। आर व्हाइट मतलब रेडियस ऑफ व्हाइट, और उस व्हाइट में कौन एटम रहेगा, कैटायन। तो व्हाइट का रेडियस मींस कैटायन का रेडियस हो गया, इसलिए आर व्हाइट के प्लेस पे लिखेंगे आर प्लस आर कैटायन, रेडियस ऑफ कैटायन। और पैकिंग कौन करता है, एनायन। लड्डू पैकिंग करता है बड़ा साइज वाला एनायन, इसलिए आर स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं आर एनायन। ये हो गया पैकिंग एटम, जो पैक करेगा।
और पैकिंग के बाद जो वॉइड बनेगा उसमें रहेगा ये, अर्थात कैटायन। द रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन कि हम लोग आज कैलकुलेशन करेंगे अलग अलग वॉइड्स में। चलिए ये बात अभी हम लोग का क्लियर हो गया कि पैकिंग करने वाला आयन कौन होता है और वॉइड को ढकने वाला आयन कौन होता है। तो जनरली पैकिंग आयन होगा एनायंस, निगेटिव चार्ज वाला, और वॉइड को ऑक्युपाई करने वाला कौन होगा बच्चों, कैटायन, क्योंकि वॉइड में छोटा एटम ही ऑक्युपाई कर सकता है। इसलिए आर वॉइड अपॉन आर स्क्वायर को हम अनदर वे में भी लिख सकते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। चलिए यहां तक क्लियर हो गया, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, यहां तक क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। अब देखो क्या, मैंने कई तरह के वॉइड्स की अभी जानकारी दी आपको। लीनियर वॉइड्स होती है, ट्रायंगुलर वॉइड्स भी होती है। जैसे यहां एक वॉइड है और ये दो स्क्वायर इसको पैकिंग किया, बीच में एक वॉइड बना, ये वॉइड हो गया, ठीक, बीच में ये वॉइड हो गया, ये हो गया पैकिंग स्फीयर। ये जो पैकिंग स्फीयर, मैंने कहा जो पैकिंग स्फीयर होता है वो एनायन होती है, और ये जो वॉइड है बीच में, इस वॉइड को कौन ढकेगा, कैटायन। इस वॉइड में हमने गिरा दी कैटायन को, यानी वॉइड को ऑक्युपाई कौन करेगा, कैटायन। ये प्लस हो गया कैटायन, ठीक। जब एक कैटायन को लीनियरली रूप से दो एनायन सराउंड करेगा, ये कैसा शेप हो जाएगा, लीनियर। देखो कैसा है, लीनियर। यहां जो वॉइड फॉर्म हुआ टू एनायन के सराउंडिंग से, ये कहलाएगा लीनियर वॉइड्स। क्या कहलाएगा बच्चों, लीनियर वॉइड्स, क्योंकि देख लो ये कैसा है, लीनियर, एक सीध में, ये हो गया लीनियर वॉइड्स, ठीक। अब लीनियर वॉइड्स का रेडियस से रेशियो निकालेंगे। वॉइड का रेडियस मींस कैटायन का रेडियस, क्योंकि वॉइड में कैटायन रहता है, तो रेडियस ऑफ कैटायन, और उस वॉइड को सराउंड कौन करता है, एनायन, तो रेडियस ऑफ एनायन। इसका मान कितना होगा, इसका मान होता है 0.155 से छोटा। यानी जब भी लीनियर वॉइड होगा तो लीनियर वॉइड का रेडियस रेशियो 0.155 से छोटा होता है, इससे इसका मान कम होगा। अब आप पूछेंगे कैसे, तो आगे जब हम ट्रायंगुलर वॉइड्स को प्रूव्ड करेंगे उसी से ये बात हमें समझ में आ जाएगी, इसलिए इसको प्रूव्ड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी से इसका प्रूव्ड हो जाता है। इसके अगला पड़ाव में हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड्स के रेडियस रेशियो को प्रूव्ड करने वाले हैं। तो बस अभी तत्कालिक ये माइंड में रखिए, जो लीनियर वॉइड्स होता है उसका जो रेडियस रेशियो होती है 0.155 से कम होती है, इससे कम, ठीक है। अगर मान लो एक सवाल आ गया कि आपको कोई आयनिक कंपाउंड दे दिया, उसमें कैटायन का रेडियस इतना दे दिया, एनायन का रेडियस इतना दे दिया, और पूछ दिया क्वेश्चन यहां कौन सा वॉइड को फॉर्म करता है, 4 ऑप्शंस दे देगा, तब आप क्या करोगे, रेडियस ऑफ कैटायन को डिवाइड कर दोगे रेडियस ऑफ एनायन से, कटाने के बाद अगर वो वैल्यू इससे क्या आ गया, कम, तो समझ जाना आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, लीनियर वॉइड आंसर हो जाएगा। अगर वो वैल्यू 0.155 से कम आ जाए तो समझ जाना कि वो वॉइड होगा कौन, लीनियर वॉइड। बस इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग ये डिजिट को याद करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे अब हम लोग आते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे
रेडियस रेशियो ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स, जो कि 2D वॉइड्स होगा, यानी 2 डायमेंशनल वॉइड्स होगा, क्योंकि उसमें लेंथ और विड्थ तो होगा बट हाइट नहीं होगा, इसलिए वो हो जाएगा 2D वॉइड्स। ठीक है, आइए जानते हैं कि ट्रायंगुलर वॉइड्स बनता कैसे है। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स ऐसे बनता है, ट्रायंगल की तरह देखो, 3 एटम को पहले टचिंग में रखना है, 1 2 3 एटम एक दूसरे के टचिंग में है। क्लियर? यहां क्या बन गया, तीनों इस एटम के सेंटर को अगर मीट कर दें तो ट्रायंगल बनेगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के बीच में देखो, बीच में देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल के बीच में जो खाली जगह एम्प्टी स्पेस है उसी का नाम हो गया क्या, ट्रायंगुलर वॉइड्स। देखो एकदम क्लियर बना लोगे अपने से घर में। 3 गेंद ले लेना, पहले 2 गेंद को ऐसे कांटेक्ट कर देना, फिर एक गेंद को इधर से कांटेक्ट कर देना, बन गया। जब ये तीनों स्फीयर के सेंटर को मीट करोगे, मिलाओगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म होगा, और उसके बीच में जो खाली जगह छोटा सा देख रहे हो, छोटा सा खाली जगह, वही हो गया ट्रायंगुलर वॉइड्स। क्लियर है? अब बताओ, ये हुआ पैकिंग स्फीयर, इसी से हमने पैक किया, ये 3 जो स्फीयर है पैकिंग स्फीयर, ये हो गया एनायन एनायन एनायन। और इस वॉइड में एक बुनिया का टुकड़ा ऐसे डाल देंगे, वो हो जाएगा कैटायन। वो कैटायन इस वॉइड को क्या कर लेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं, कैटायन हो या एनायन, कोई भी पार्टिकल हो, किसी भी पार्टिकल का शेप हमेशा कंसीडर कैसा किया जाता है, स्फेरिकल। कोई भी पार्टिकल हो उसका शेप हमेशा कंसीडर किया जाता है कैसा बच्चों, स्फेरिकल, यानी गोलाकार, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। ओके बच्चों, आइए हम लोग मिलकर ट्रायंगुलर वॉइड्स के रेडियस रेशियो को, अर्थात रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन के वैल्यू को कैलकुलेट करें। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। देखो मैं यहां थोड़ा ज्यादा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको अच्छी विजुअलिटी नजर आए। देखो बन गया, ट्रायंगल नुमा बन गया, बीच में ये देखो एम्प्टी स्पेस आ गया, यही हुआ आपका ट्रायंगुलर वॉइड्स। क्लियर? अब देखो इन तीनों के सेंटर को मीट करते हैं, इन तीनों के सेंटर को मिलाते हैं। चलिए इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। क्लियर? अब एक काम करते हैं, क्या काम, ये जो स्फीयर है जिससे आपने पैकिंग करा, इसी से आपने पैकिंग करा, इसकी इस स्फीयर के रेडियस को हम आर मान लेते, कैपिटल आर। चलो सेंटर से सरकमफ्रेंस की दूरी ये बोलो कितना होगा, कैपिटल आर होगा। फिर यहां देखो सरकमफ्रेंस से सेंटर की दूरी ये कैपिटल आर होगी। ये तो क्लियर है ना बच्चा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस स्फीयर का रेडियस आर, फिर इस स्फीयर का रेडियस आर, ये तो क्लियर हो गया। ओके, अब बताओ चूंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल कितना होगा, खुद से बोलो, 60 डिग्री होगा ना, ये 60 डिग्री होगा, 60 60 60 180 हो जाएगी, टोटल 60। अब हम क्या करते हैं, ये जो मेरा वॉइड है इसमें इसको कौन ऑक्युपाई करेगा, कैटायन या एनायन। वॉइड को जनरली कौन ऑक्युपाई करता है, कैटायन, ड्यू टू स्मॉलर इन साइज। अब देखो इसमें कैटायन ऑक्युपाई हो गया, कोई भी आयन उसका शेप स्फेरिकल, इसलिए हम थोड़ा सा स्फेरिकल ऐसे कर दे रहे हैं। ठीक, अब गौर करो, कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड प्लीज।
अब मैं क्या करने जा रहा हूं, देखो इस कॉर्नर से एक लाइन खींच रहे हैं सेंटर में, व्हाइट के सेंटर पे, देखो यहां तक खींच दिए, कोई प्रॉब्लम से नहीं होने चाहिए, गौर से समझो, आप ऐसा समझो कि दूसरे को भी इस तरह से आप समझा सके। क्लियर हो गया है, ठीक है। अब बताओ तो ये रेडियस आर स्क्वायर का, कि ये भी आर होगा, यस और नो, ये भी क्या होगा आर, क्योंकि ये तो स्क्वायर का रेडियस अपना आर, और इस व्हाइट में जो कैटायन है उसका रेडियस को मैं स्मॉल आर मान लेता हूं। ये रेडियस, ये जो है व्हाइट का रेडियस या कैटायन का रेडियस कहो, यहां क्या हो जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल आर हो जाएगा यहां, देखो ठीक। देखो फिर से सुनो एक बार, ये हो गया स्क्वायर का रेडियस कैपिटल आर, क्लियर, और इसका सेंटर से यहां सर्कमफ्रेंस की दूरी ये हो जाएगा कैटायन का रेडियस, व्हाइट का रेडियस स्मॉल आर, ठीक। स्क्वायर का रेडियस प्लस कैटायन का रेडियस, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस मेरा निकल जाएगा, यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, आर प्लस आर हो जाएगा। इसी को मैं यहां ड्राइंग करता हूं अलग से, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। देखो ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है सपोज, ठीक है। अब देखो ये रेडियस आर यहां तक मान लेते हैं, ये पूरा एक स्फीयर होगा यहां, फिर यहां एक स्फीयर होगी, ये रेडियस हमारा हो गया आर। फिर यहां से मैंने व्हाइट के सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करी थी, ये बीच में व्हाइट बनता है, यहीं पर बीच में एक व्हाइट है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करे व्हाइट के सेंटर तक, देख लो ये ठीक। इसमें दो रेडियस ऐड होगा, स्क्वायर का रेडियस कैपिटल आर, व्हाइट का रेडियस स्मॉल आर, ये बोलो यहां से यहां तक कितना हो जाएगा आर प्लस आर, बोलो ये क्लियर है। अब एक लाइन 10 परपेंडिकुलरली यहां ड्रॉ कर रहे हैं, देखो ड्राइंग कर लिए, व्हाइट के सेंटर से यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है भाई। अब बताओ तो मैं अगर मान लू इसको ए, इसको सी और इसको ओ मान लेते हैं, व्हाइट के सेंटर को ओ मान लिए। अब बताओ ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा बच्चों, ये एंगल देखो कितना होगा, बोलो कितना होगा 90 डिग्री होगा, ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ या जो बायो वाले हैं वो सुन लीजिए, 90 के जो सामने होता है भुजा, ये वाला, वो कहलाता है हाइपोटेनियस, हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। तो 90 के सामने तो यही है, ये हमारा क्या हो गया हाइपोटेनियस, यानी कर्ण, जिसका संकेत होता है एच, यानी ये हमारा क्या हो गया बच्चों एच। अब हम लिख सकते हैं एच इक्वल टू, ये मेरा एच हो गया, एच इक्वल टू क्या हो गया बच्चों आर प्लस आर। ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब बताओ ये एंगल कितना था 60 डिग्री, क्लियर। इक्विलेटरल ट्रायंगल तो सारा एंगल इक्वल होगा, ये 60 डिग्री होता है। तो बताओ अगर ये 60 डिग्री है तो बताओ ये कितना होगा, अगर ये पूरा 60 डिग्री है तो उसका आधा कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, क्लियर है। देखो ये अगर पूरा 60 डिग्री है तो उसका हाफ एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगी। तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया बच्चों 30 डिग्री हो गया, ये क्लियर। और इस 30 डिग्री के सामने का भुजा ये लंब हो गया P, ये क्या हो गया बेस यानी आधार हो गया, देखो ये R, क्लियर है। ये 90 के सामने हाइपोटेनियस, क्लियर। ये एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो गया P, ये जो भुजा बचा हुआ क्या हो गया बेस आधार हो गया। तो बताओ ये बेस जो है A से C की दूरी, ये वाला बेस A से C की दूरी, ये मैंने यहां परपेंडिकुलर खींचा है, यहां पे मैंने ड्राइंग करी, ये दूरी कितनी हो जाएगी R, ये हमारा बेस है B, बेस इक्वल टू R हो गया, यहां देख लो, क्लियर। अब फुली क्लियर हो, ये हाइपोटेनियस H इक्वल टू R प्लस R,
ये हो गया मेरा बेस B इक्वल टू R, और ये एंगल है मेरा कितना बच्चों 30 डिग्री। क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल, अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ACO, ACO से हम लोग चलते हैं, ये वाला ACO। अब बताओ तो ACO में ये मेरा 30 डिग्री है, हम लिखते हैं cos 30 डिग्री। ठीक, अब बताओ cos थीटा इक्वल टू क्या सूत्र होता है, आपने पढ़ा है cos थीटा इक्वल टू क्या होता है B बाय H, आपने पढ़ा है B बाय H, cos थीटा इक्वल टू B बाय H। क्लियर। cos 30 डिग्री इक्वल टू B बेस हुआ देखो R अपन H हाइपोटेनियस R प्लस R। यहां तक क्लियर है आपका। चलिए बहुत आसान है। अब बताओ cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलो √3/2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। क्लियर है। इक्वल टू R/R प्लस R। कोई दिक्कत नहीं। इसको पलटते हैं, अगर लेफ्ट टर्न पलटी मारेगा तो राइट टर्न भी पलटी मारेगा। 2/√3 इक्वल टू R प्लस R ऊपर चला जाएगा अपॉन कैपिटल R। 2/√3। अब देखो इसको आप डिवाइड कर दो, R/R करके 1 देगा, बच जाएगा R अपॉन कैपिटल R। क्लियर। अब देखो R अपॉन कैपिटल R इक्वल टू 2/√3। ये 1 को इधर लाओगे तो -1 हो जाएगा। R अपॉन R इक्वल टू 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 2 -√3 अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों √3। क्लियर है ना ये। कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसान है। अब यहां R अपॉन कैपिटल R इक्वल टू, अब देखो 2 -√3, √3 का मान बोलो 1.732 होता है अपॉन फिर √3 का मान कितना होता है बच्चों 1.732। अब इसको 2 से कैलकुलेट करोगे तो R अपॉन R का जो फाइनल मान आएगा वो आएगा 0.155। इसका मतलब ट्रायंगुलर वॉइड्स का रेडियस रेशियो हमें प्राप्त हुआ 0.155। इतना मान होता है ट्रायंगुलर वॉइड्स के रेडियस रेशियो का, अर्थात स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। स्मॉल r मतलब जो स्फेयर कहां रहेगा, वॉइड में रहेगा। वॉइड में जो स्फेयर होगा उसका रेडियस हो गया r, और उस वॉइड को जो सराउंड करके रखा है स्फेयर उसका रेडियस हो गया कैपिटल R। तो वॉइड में कौन रहता है, कैटायन। स्मॉल r की जगह आप लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन, और उसको सराउंड करके रखता है कौन, स्फेयर। ये हो गया आपका रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू 0.155। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स का रेडियस रेशियो कहने का मतलब है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू होता है 0.155। यानी ये हो गया आपका कैटायन, ये वाला, ये सब स्फेयर। बीच में जो वॉइड है उस वॉइड में मौजूद है कौन, कैटायन। इसमें कैटायन है, उसको सराउंड करके रखा है कौन, एनायन। रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू 0.155। यही कहलाता है रेडियस रेशियो ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स। अब सपोज करो कोई आयोनिक कंपाउंड्स आपको दिया क्वेश्चंस में, उस आयोनिक कंपाउंड में कैटायन भी होगा और एनायन भी होगा। कैटायन का रेडियस आपको दे दिया सवाल में, एनायन का भी रेडियस आपको दे दिया सवाल में। तब आपने क्या करा, कैटायन के रेडियस को एनायन के रेडियस से डिवाइड किया,
तो डिवाइड करने पर आपको सपोज इतना मान आ गया 0.154 या 0.155, एक ही बात, अप्रोक्स मान एक ही हुआ। अगर 0.155 आ गया रेडियस रेशियो का वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा वहां पर ट्रायंगुलर वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स। चलिए बिल्कुल समझ गए, कोई परेशानी की बात नहीं। मैंने प्रूव कर दी ट्रायंगुलर वॉइड्स का रेडियस रेशियो 0.155। इसी सारी बातों को यहां पर मैंने लिख दिया, अब खुद से भी आप समझ सकते हैं। लीनियर वॉइड बता चुके हैं, इसमें 2 स्पेयर्स इस एम्प्टी स्पेस को सराउंड करके रखा है, जो बीच में एम्प्टी स्पेस है वॉइड है उसको ऑक्युपाई कौन करता है, कैटायन। अब सवाल है कि ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशियो निकला 0.155, उसमें 3 स्पेयर सराउंड करके रखता है। जितना ज्यादा स्पेयर सराउंडिंग में होगा उसका रेडियस रेशियो उतना ज्यादा होगा। तो ट्रायंगुलर वॉइड में 3 स्पेयर्स है, उसका रेडियस रेशियो निकला 0.155, और लीनियर वॉइड्स में 2 स्पेयर वॉइड को सराउंड करके रखता है। तो ऑब्वियसली जो लीनियर वॉइड्स का रेडियस रेशियो होगा वो ट्रायंगुलर वॉइड से कम होगा, क्योंकि सराउंडिंग एटम्स जैसे जैसे बढ़ता जाएगा रेडियस रेशियो भी बढ़ता जाता है। अगर मान लो किसी वॉइड के अराउंड 4 एटम आ गया तो उसका रेडियस रेशियो ट्रायंगुलर वॉइड से ज्यादा होगा। अगर किसी वॉइड के अराउंड 6 एटम टचिंग में आ गया तो उसका रेडियस रेशियो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो अगर ट्रायंगुलर वॉइड्स में हम देख रहे हैं कि जो वॉइड्स है मेरा उसको सराउंड करके रखा है कितना, 3 एटम्स, तो 3 एटम्स है तो वॉइड रेशियो निकला 0.155। लीनियर में तो 2 ही एटम है, वॉइड को सराउंड करके रखा 2 एटम्स, ऑब्वियसली उसका रेडियस रेशियो ट्रायंगुलर वॉइड से कम होगा। इसीलिए यहां देखो ट्रायंगुलर वॉइड का इतना आया तो इसका लीनियर वॉइड का रेडियस रेशियो 0.155 से क्या होगा बच्चों, कम होगा। उसी से इसका प्रूफ डाल दो। क्लियर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर, चूंकि यहां वॉइड 2 स्पेयर्स के टचिंग में है, चूंकि यहां वॉइड्स 2 स्पेयर्स के टचिंग में है, इसलिए इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बच्चों कितना, 2। अगर कोई पूछे लीनियर वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर, आराम से बता दोगे कितना, 2, क्योंकि वहां वॉइड 2 एटम से सराउंड रहता है, 2 एटम के टचिंग में होता है। रेडियस रेशियो ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स, ये 2 डायमेंशनल वॉइड्स होती है। द वैकेंट स्पेस बिटवीन 3 टचिंग स्पेयर्स कॉल्ड ट्रायंगुलर वॉइड्स, जो खाली जगह 3 टचिंग स्पेयर्स के बीच में होता है वही कहलाता है ट्रायंगुलर वॉइड्स। यहां पर आप देख सकते हैं, बाकी मैंने वहां प्रूव करके आपको बता दी, सेम रूल वही है। यहां से आपका क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया कि ट्रायंगुलर वॉइड जो होगा उसका रेडियस रेशियो अर्थात रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू होगा 0.155। क्लियर हो गया। अब इसका अगर कोऑर्डिनेशन नंबर जाने, चूंकि यह वॉइड 3 स्फीयर्स के टचिंग में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बच्चों, 3। क्लियर। लीनियर वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ट्रायंगुलर वॉइड्स का कोऑर्डिनेशन नंबर 3। क्लियर। दोनों का रेडियस रेशियो क्या होगा आप जान चुके। फिर से एक बार अगर प्रूफ देखना चाहते हैं तो देख लो। ट्रायंगल मैंने बगल में चित्र भी बना दी, यहां से यहां खींचे, फिर एक परपेंडिकुलर लाइन खींचे, ठीक। ये मेरा डिस्टेंस हो जाएगा स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर, और यहाँ जो वॉइड में स्फीयर रहेगा उसका रेडियस स्मॉल आर, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा आर प्लस आर। क्लियर है। अब ये चूंकि 60 डिग्री है तो इसका हाफ यहाँ 30 डिग्री होगा, ये हो गया 30 डिग्री। और ये डिस्टेंस देख लो, ये डिस्टेंस आर होगा तो ये डिस्टेंस आर हो गया। सब कुछ क्लियर है यहाँ पर। चूंकि ये 90 डिग्री एंगल है तो 90 के सामने का हाइपोटेन्यूज होगा एच इक्वल टू आर प्लस आर, और ये बेस हो गया, AC बेस हो गया, बेस B बराबर R हो गया। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू B बाय H,
b का मान r और h का मान r प्लस r cos 30 डिग्री मान √3/2 इक्वल टू r अपन r प्लस r। अब इसको पलट दें तो 2/√3 हो गया, ये भी पलट जाएगा तो r प्लस r अपन r हो गया। 2/√3 इक्वल टू ये कट के 1 देगा प्लस r अपन कैपिटल R बच जाएगा। अब क्या होगा, r अपन कैपिटल R इक्वल टू 2/√3, ये 1 इधर आएगा -1 हो गया। अब आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए, √3 - 1 -√3 हो गया, 2 - √3 अपन √3 का मान पुट कर दीजिए, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इतना आया पॉइंट कट गया, 268 अपन 1732 आगे डिवाइड कर दीजिए 0.155। यहां पर मैंने लिख भी दी, जो स्मॉल r वो क्या है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड द वॉइड। उस स्फीयर की त्रिज्या है, वो रेडियस है जो वॉइड में मौजूद है। क्लियर हो गया? तो वह स्फीयर जो वॉइड में है उसकी रेडियस हमने मान ली स्मॉल r, और जो उसको सराउंड करके रखा है उस स्फीयर का रेडियस हो गया कैपिटल R। ठीक, स्मॉल r मतलब वॉइड में जो स्फीयर है, अब वॉइड में कौन रहता है, कैटायन, इसलिए स्मॉल r की जगह लिख सकते हैं रेडियस ऑफ कैटायन, और उसको सराउंड करके कौन रखता है, एनायन, इसलिए कैपिटल R की जगह लिख सकते हैं रेडियस ऑफ एनायन। द रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन इक्वल टू 0.155। ट्रायंगुलर वॉइड्स का प्रूफ्ड हो गया। एकदम आसान प्रूफ है, मैथ्स वाले के लिए तो और भी आसान है, चुटकी बजाएगा ये प्रूफ कर लेगा खुद से, बस एक बार देखने की जरूरत थी, तो वो एक झलक मैंने आपको दिखला दी। अब झलक दिखाना किसको, आप लोगों को। मैं तो झलक दिखा दिया, अब झलक कौन दिखाएगा, आप लोग दिखाएंगे। एक बार खुद से इसको प्रूव कर लेंगे। वैसे क्वेश्चंस बनाने के लिए प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस ये मान आपको याद रखना हो। पहले मैं सारे को प्रूव कर देता हूं, इसके बाद फिर एक बॉक्स बनाकर सभी का हम अलग अलग मान एक जगह पर इकट्ठा करके लिख लेंगे। ओके बच्चों, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छा आज की क्लास थी। चलिए, क्लियर हो गया। अब कल हम लोग प्रूव करेंगे रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके, टेक केयर एंड बाय।